क्या करना है वो सुन लेते हैं। जैसे ये आज की 25 तारीख की मुरली है। अब इस 25 तारीख की मुरली के अंदर अभी तक हम मुरलियों में पीछे एक सप्ताह से क्या कर रहे हैं, लगभग 5-6 दिन से हम ये कर रहे हैं कि मुरली की पॉइंट को अलग अलग हैंगर पर टांगना, और कैसे टांगना, वहाँ पर कोई ना कोई कीवर्ड याद कर लेना कि बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर देखना बाबा टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ। आज थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो आपको याद हो गए। अब बार बार एक ही बात बताएंगे तो हमारा टाइम ही निकलेगा ना। तो ये तो आपको याद हो गए कि शांति स्तंभ पर क्या है, हिस्ट्री हॉल में क्या है, सातों जगह क्या क्या है, और आपको पता भी चल गया कि सातों हैंगर पर टांगना कैसे होता है। ये भी अब आपको सारी बात समझ में आ चुकी है। थोड़ा आगे आ जाओ ताकि पीछे बैठने वाले, ये भी आपको सारी बात समझ में आ गई है। आज क्या करना है, शांति स्तंभ पर महावाक्य को रखना है, लेकिन उसके साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता हुआ सुनना है। जैसे आपने ये महाभारत देखी है ना, तो महाभारत के अंदर क्या है, जब भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन भर बिना संतान के रहूँगा और बिना संतान के ही मरूंगा, ये आज से भीष्म की अटल अखंड प्रतिज्ञा है। जैसे भीष्म बोलता है ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, इतने में पीछे क्या चलता है, म्यूजिक चलता है। याद आ गया ना आप लोगों को। या कोई बाण छोड़ रहे हैं और वो बाण अब जा कर के उधर लग रहा है, तो बाण शूं ऐसे कैसे जाता है, मतलब क्या हरकत होती है वो भी सुनाई देता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है। या फिर हनुमान जी सूर्य को फल समझ करके अपने मुंह में खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, कैसे वो सूरज के पास पहुंचते हैं। हर एक दृश्य के पीछे पीछे क्या चलता है, एक म्यूजिक भी चलता है। अभी हमको थोड़ा सा मुरली के अंदर और आगे बढ़ना है। क्या करना है, जैसे हम जाते हैं शांति स्तंभ पर, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। अब क्या देखना है शांति स्तंभ पर, कि जब मैं शांति स्तंभ के अंदर एंटर हुई तो मेरे तो हाल बेहाल थे। अब हाल बेहाल हर तरीके से देखो, शारीरिक रीति से भी देखो, कोई कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, फटे पुराने गंदे पहने हुए हैं, एक भिखारी की तरह जिसके पास कुछ नहीं है। शक्ल सूरत की भी दशा कैसी हुई हुई है, बेहाल हुई हुई है, जैसे पता नहीं कितने जन्मों से, कितने सालों से स्नान नहीं किया है। बाल भी ऐसे जटाएं बन जाती है ना लोगों की, तो मेरे हाल कैसे हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं शांति स्तंभ के अंदर एंटर करता हूँ और सामने देखता हूँ अव्यक्त बाबा को फरिश्ता रूप में बाहें पसारे, बाबा की नज़र सीधी मेरी नज़रों से मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे और सबको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जैसे जिससे नज़र से नज़र मिली तो वो एकदम अटेंशन में आ जाता है ना, सारा ध्यान ही उसके ऊपर, शक्ति उसके ऊपर लग जाती है। तो शांति स्तंभ पर क्या देखना है, जैसे ही मैं गई वैसे जाते बाबा की नज़र, सीधी नज़र किस पर पड़ी, मुझ पर पड़ी, और जैसे ही सर्वशक्तिवान की नज़र मुझ पर पड़ी, इतने में एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ, जैसे भक्ति वाले डिवोशनल सीरियल्स में, नाटकों में हमने क्या देखा है, एकदम से परिवर्तन हो जाता है, पलटी हो जाता है, और वो पीछे आवाज़ सुन रही है ना, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, मोटर की नहीं आवाज़ सुनाई देती है ना, कि कैसे एक जादू की आवाज़ कैसे होती है, जादू चमत्कार जो होता है, तो कहीं पर कोई चमत्कार होता है तो उसकी आवाज़ होती है ना एकदम से। टीवी में हमने सुनी है, महसूस, क्या बोलते हैं, इको साउंड, या हाँ जो भी पीछे से गूंजती है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो है। तो क्या कहती हूँ मैं, वो पूरा बदल जाता है, तो पूरा बदल जाता है। तो ऐसा जादू, तो वो पीछे से म्यूजिक चलता हुआ आपको सुनाई देना चाहिए। और जैसे बाबा की नज़र पड़ी तो एकदम से क्या हो गया, बाल भी अच्छे हो गए। जैसे बाबा बोलते हैं सत्य के अंदर सबके, देवियों के तो इतने और देवताओं के भी बहुत अच्छे होंगे, शक्ल सूरत के तो कहने ही क्या, कपड़ों के और जेवरातों के तो सोचना ही, कहना ही क्या, बात ही क्या है। तो ऐसे करके क्या, तो ये विजन बनाना है, पॉइंट को याद रखना है, पॉइंट को लटकाना है, लेकिन पीछे पीछे क्या सुनाई देना चाहिए। जैसे वहाँ गई तो वहाँ चमत्कार वाला म्यूजिक हुआ, एकदम से परिवर्तन, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे ही
प्रश्न उत्तर पे करना है, ऐसे ही सातों पॉइंट पे हमें करना है। तो अब ये ज़्यादा तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ये तो आपको ही करना है, क्योंकि अब हमको ये पता चल गया सातों हैंगर पर हमको क्या टांगना है। और हर एक चीज़ की, जैसे बाबा कभी कोई महावाक्य में, कोई प्रश्न उत्तर में, किसी वरदान में बाबा ने प्रकृति की बात बोल दी है कि सत्यों की प्रकृति इतनी सतो प्रधान होगी, या प्रकृति भी वहाँ तुम्हारी दासी होगी, ऐसी कोई पॉइंट आ गई है स्लोगन में या इधर उधर। तो उस समय आपको क्या देखना है, पॉइंट को तो याद करने का तरीका आपको आ गया है, लेकिन पीछे क्या सुनाई देना चाहिए और कौन सा म्यूजिक, जैसे पंछी हैं, झरने हैं, हवाएं हैं, तो वो चीज़ें प्रकृति की सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, इससे भी देखना आपकी मेमोरी है वो कितनी तीखी, कितनी शार्प, कितनी तेज होती है। तो ये दो चीज़ें कल हमने देख ली है। आज हम देखेंगे स्मृति के 6 स्तंभ में से तीसरा स्तंभ। अगर हमको अपनी याददाश्त शक्ति बढ़ानी है, बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, ये चीज़ों को भूलते जाना और बुढ़ापे में जाते जाते तो बिल्कुल ही गुल हो जाना है, ऐसा तो नहीं करना। क्योंकि ये पढ़ाई जो हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई होती है ना, उसके लिए भी याद करने के यही स्तंभ होते हैं, उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब उनको इतनी मोटी मोटी किताबें याद रहती है। अब आप जरा सोच के देखो, हमारा सिलेबस भी कोई कम नहीं है, 48 साल की मुरली हमको पढ़नी है, और सिर्फ पढ़नी है या याद भी रखनी है, उस पर चलना है। याद रहेगी तो चलेंगे, याद ही नहीं रहेगी तो चलेंगे क्या। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वरना हमारा हाल भी कैसे हो जाएगा, मुरलियों को 1000 बार ही पढ़ लेंगे लेकिन याद नहीं रहेगी। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए आज तीसरा जो आयाम है, तीसरा स्तंभ है, वो है रिलैक्सेशन, मतलब विश्राम। इसलिए आज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख दिए हैं। तो रिलैक्सेशन का मतलब पता है ना, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन की सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ी विधि तो राजयोगी है। राजयोग की विधि ही आत्मा को, मन को, दिमाग को, बुद्धि को और शरीर को सबको आराम देती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्थूल चीज़ें भी हैं, अगर हम ये करेंगे तो रिलैक्स कहाँ होना होता है हमें, जब हम योग में बैठते हैं उस समय सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अब आप योग में बैठ गए, सभी आराम से चीज़ों को साइड में रख करके आराम से बैठें, आराम से आंखें बंद कर लें, आराम से रिलैक्स होकर के बैठें। तो ये है रिलैक्सेशन। अब इसकी 14 विधियाँ हैं। रिलैक्स अनुभव करने से भी हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, रिलैक्स तो हम होना चाहते हैं लेकिन तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, ये क्या करता है, हमारे याददाश्त शक्ति को प्रभावित करता है। और जितना जितना तनाव होता है उतना उतना हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। कईयों का दिमाग बुढ़ापे में भी बहुत तेज, उनको सारी बातें याद रहती है। कारण उसका यही है कि उन्होंने जिंदगी भर किसी चीज़ का तनाव लिया नहीं होता, दिया ही होता है। उन्होंने तनाव लिया तो पक्का नहीं होता, दिया है या नहीं दिया वो अलग बात है। उन्होंने तनाव लिया नहीं होता, इसलिए उनकी याददाश्त शक्ति उस उम्र में जाके भी तेज रहती है। लेकिन जिसने हर छोटी बात में क्या ले लिया, बड़ी बातें तो एकदम से आती है लेकिन छोटी छोटी बात में तनाव ले लिया। छोटी सी बात है कि अभी कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ क्लास और लाइट चली गई और तनाव ले लिया, माइक खराब हो गया, तनाव ले लिया। हमारे साथ तो कितनी बार हुआ, ये माइक यहाँ पर पूरा अच्छे से चलता है यही वाला, लेकिन अभी हम पीछे जैसे गए वहाँ उन्होंने बोला कि आपको अपना माइक साथ में लेके आना है। 100 लोग वहाँ पर बैठे हैं, 100 लोगों में सिर्फ बहनें होती है तो बात अलग होती है, लेकिन भाइयों के आगे संस्था की इमेज किसी भी प्रकार से छोटी मोटी चीज़ें खराब ना हो तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन 50 माताएं तो 50 भाई, ऐसे 100 लोग कम से कम वहाँ बैठे थे। और वहाँ जाते ही ये कहता कि आज मेरी कदर है, आज मैं नहीं चलने वाला। तो ये एकदम से चलना बंद हो गया, कारण भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तनाव हुआ, कोई तनाव नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पास है वो हम करेंगे, जैसा पाठ है वैसा बजेगा, सुनने वाले और चातक होके सुनेंगे। ये जो हमारे कान है ना, ये कान 5 किलोमीटर तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, इतने इन कानों में आवाज़ है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी करने से ये कान भी क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। ये आंखें ये 100 मीटर तक की दूरी की हर एक चीज़ को देख सकती है और कैच कर सकती है।
मतलब ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों में तनाव लेना बंद करेंगे तो बड़ी बड़ी बातों में तनाव लेना बंद होगा। एक भाई जो विदेश से आ रहे थे, उनका बड़ा सारा प्रोग्राम था इंडिया के अंदर BK, लेकिन इंडिया के अंदर आते ही उनकी तबीयत एकदम से खराब हुई। प्रोग्राम 3-4 दिन का सारा ठप हो गया और 3-4 दिन वो ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। लेकिन उनसे जाकर के पूछा तो उन्होंने बोला भी इसमें तनाव की क्या बात है, प्रोग्राम मैंने नहीं तो प्रोग्राम किसी और ने कर दिया, लेकिन प्रोग्राम तो हो गया ना, बाबा का काम तो हो गया, तो स्ट्रेस नहीं। तो स्ट्रेस लेते तो इससे हमारी याददाश्त शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो अब याददाश्त शक्ति को मजबूत करने के लिए तीसरी विधि को देखेंगे, और तीसरी के अंदर 14 बातें हैं। ये 14 बातें आपको बताएंगे, लेकिन इन 14 बातों में से आपको क्या अपने साथ करना है वो आपके ऊपर है। या तो सब करो, या कुछ करो, या कुछ भी नहीं करो। वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। वो तो हम सभी के ऊपर ही है। तो पहला है, अगर हमें रिलैक्स अनुभव करना है अपने जीवन में या अपने दिनचर्या में, तो हमें कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करनी होती है। कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, जैसे माताएं हैं, भाई हैं, वो अपने घर के काम धंधों में और बाहर के कार्य व्यवहारों में पूरे दिन से रात तक उलझे हुए हैं, लेकिन उनके बचपन का कोई शौक था कि उनको ये वाला खेल कूद पसंद है, या फिर चलो उम्र के हिसाब से वो वाले खेल कूद तो नहीं हो सकते, या फिर उनको कोई ना कोई चित्रकारी करना पसंद था, उनको कोई ना कोई भाषण करना पसंद था, उनको कुछ ना कुछ लिखना, कविताएं बनाना, कहानियां बनाना, ऐसे उनके कुछ शौक थे। या फिर सबसे अच्छा होता है पिकनिक, जिन घर वालों के लिए हम सारा दिन भाग रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, घर को माताएं लगी हुई है सारा दिन, तो उन घर वालों के साथ में रह रहे हैं, ऐसे इकट्ठे तो ऐसे रह रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन दिल कितनी दूर है? मोबाइल में सब 1-1 किलोमीटर दूर है दिल। तो इसके लिए सबसे अच्छी, अगर रिलैक्स अनुभव करना है, रिलैक्स अनुभव करने के लिए बीच बीच में क्या करते रहो। इसलिए हमारे यज्ञ में भी क्या सिस्टम बनाया है बाबा ने? रिलैक्स, ये पिकनिक का सिस्टम बना है। वो इसलिए बना है ताकि सेवाओं में आते आते, ज्ञान मार्ग में चलते चलते, एक ही संगठन में बैठते बैठते काम सारे एक ही साथ कर रहे हैं। सेवा, 2 माताएं एक साथ सेवा कर रही हैं, लेकिन उन 2 माताओं के और 2 भाइयों के दिल कहाँ है एक दूसरे से? सेवा तो करनी पड़ेगी, बहन जी ने बोल दिया तो कहाँ जाएंगे, करनी पड़ेगी, लेकिन दिल कहाँ है दोनों के? इतनी दूर है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पिकनिक करते हैं। पिकनिक करने में सारी बातें भूल जाती हैं, सब एक जैसे ही हो जाते हैं उस समय। तो इससे क्या होता है? खुद को रिलैक्स मिलता है। या फिर कोई आपको खाना बनाना पसंद है जो आप बचपन से चाहते थे, मैं नई नई ये बनाऊं, मैं नया नया ये बनाऊं, तो बीच बीच में ये एक्टिविटी करते रहोगे तो आप रिलैक्स रहोगे। दूसरा है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का मतलब है लंबी गहरी सांसें। यहाँ पर तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बीच बीच में आप जगह छोड़ते जाओ हिंदी लिखने के लिए, या फिर साथ में हिंदी लिखते जाओ, नहीं तो रिकॉर्डिंग के अंदर सब आ जाएगा। तो डीप ब्रीथिंग का मतलब है गहरी सांसें लेना। जब कोई परिस्थिति आती है तो ऐसा कहते हैं कि उस समय गहरी गहरी सांस लो। इससे भी क्या होता है? इससे भी दिमाग को क्या मिलता है? रिलैक्स। नाड़ियाँ जो है वो खुलती हैं, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो ऊपर की तरफ खींचता है। तो डीप ब्रीथिंग। फिर है बॉडी स्कैनिंग। बॉडी स्कैन करने का मतलब है, स्कैनिंग की मशीन होती है ना जिसके अंदर पूरा ऊपर से नीचे, आगे से पीछे सब दिखाई दे जाता है। तो स्कैनिंग करना मतलब बीच में समय निकाल करके, ये देखो इन्होंने बीच बीच में कुर्सी किसके लिए छोड़ी है? तो स्कैनिंग का मतलब है ऊपर से नीचे और फिर नीचे से पूरा ऊपर, ऐसे खुद को देखना है। दिन में 1-2 मिनट का टाइम निकाल के अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे खुद को देखते हो, ऐसे देखने से भी हमको क्या मिलता है? आप खुद ही देख लेना 1 मिनट के बाद में आपको रिलैक्स अनुभव होगा, और इसका प्रभाव सीधा हमारी याददाश्त शक्ति पर पड़ता है। हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन ये एक दिन की करने की चीज़ें नहीं हैं, हफ्ते में 1 दिन कर लेना या 5-6 दिन में 1 दिन कर लेना, ऐसा करना चाहिए। फिर है अगला माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है, अभी हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हम सबको पता है,
जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी जल्दी रोटी आई, जल्दी जल्दी रोटी खाई और जल्दी जल्दी रोटी खा करके जल्दी जल्दी अगला काम किया। ये हम सबके संस्कार बन गए हैं, है ना। और साथ में कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी मोबाइल चल रहा है, कुछ भी टीवी चल रही है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होते होते हम खाना खा रहे हैं। और हमको ये बात, ज्ञानियों को, अध्यात्म पर चलने वालों को तो पता होती है, जैसा होता है अन्न। तो अब अन्न इतना स्ट्रेस में खाएंगे, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, इधर उधर का सब कुछ डालते हुए, तो ऑटोमेटिक हमारी याददाश्त, हमारे मन दिमाग के ऊपर वैसा तो असर पढ़ना ही पढ़ना है। ये केवल ज्ञान मार्ग की बात नहीं है, ये हमारे शरीर की लॉन्ग टर्म की बात है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भोजन करना अपने आप में क्या है, एक तपस्या है। और उस समय जब भोजन करने बैठते हो तो क्या समझो कि मैं यज्ञ पे बैठी हूँ, यज्ञ में बैठी हूँ मैं भी। तो यज्ञ करने वाला कैसे करता है यज्ञ? कितने आराम से मंत्रों का उच्चारण करता है, कितने आराम से एक एक को बोलता है आहुति दो, आहुति दो, आहुति दो। मतलब सारे, कोई भी आइटम छूट नहीं जाना चाहिए। घी डालना है, तिल डालना है, जौ डालना है, नारियल डालना है। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में सब कुछ ही कर दिया, लेकिन आराम से यज्ञ समझ करके वो उसको उस मर्यादा के साथ, उस लगन के साथ, उस भावना के साथ करते हैं। तो आज से अगर आप चाहते हो कि आप रिलैक्स रहो और आपकी याददाश्त शक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़े, तो इसका कनेक्शन किससे है? माइंडफुल ईटिंग। भोजन करते हुए केवल कहाँ रहना है? भोजन में ही रहना है। और एक बार आपको याद होगा, आपको एस बताए थे, 4-5 एस बताए थे। उसके अंदर एक था सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब था एकांत में रह करके भोजन करना। अभी हम ये तपस्या नहीं हम सभी के लिए, क्योंकि भोजन ही तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारी सारी बातें, बैठ के बातें ही तो उस समय होती है डाइनिंग पे। लेकिन कितने सारे आश्रम ऐसे बने हुए हैं, जैसे ये दीवार है, कितने सारे आश्रम ऐसे बने हैं कि दीवार के इधर टेबल बनी हुई है, मतलब छोटा पाटा वाली जो टेबल होती है, और उसके इधर साइड उनके बैठने की दरी लगी हुई है, बैठक बनी हुई है। अब वो किधर मुँह करके खाएंगे? दीवार की तरफ। पूरा डाइनिंग टेबल ऐसे लगा हुआ होता है कि मुँह ही किस तरफ हो? दीवार की तरफ हो। सबकी अपनी अपनी थाली, अपने गिलास, अपने चम्मच होते हैं। अपना धोएंगे और उसी अपने टेबल की जो स्थान है, बैठक की जो स्थान है, उसी स्थान पर उनको बर्तनों को उल्टा करके रख देंगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर ऐसा है, क्योंकि जब किसी का मुंह ही नहीं दिखेगा तो किसी के साथ बात करने का चांस ही नहीं है। तो एकांत होता है, और एक साइलेंस आपको बताया था, साइलेंस होता है। एक बाबा की याद आपको बताई थी, वो होती है। तो ये होता है माइंडफुल ईटिंग। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम रिलैक्स होने की विधियां देख रहे हैं कि अगर हम क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहेंगे तो तनाव कम होगा। अगर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, बॉडी स्कैनिंग करेंगे, माइंडफुल ईटिंग। अगला है बाथ। बाथ का मतलब क्या होता है? स्नान। अब ये देखो, स्नान को भी कहाँ पर रखा है? रिलैक्स होने की एक विधि के अंदर रखा है। लेकिन हम तो स्नान कर लेते हैं, दिन में 2 बारी भी कर लेते हैं, 3 बारी भी कर लेते हैं। ये इस स्नान की बात नहीं की गई है। ये क्या है, जो हमारे तो यहाँ पे नज़दीक में कोई समुद्र या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, समुद्र में, नहरों में या नदियों में महीने में 1 बारी जा कर के स्नान करते हैं। इससे भी उनको क्या मिलता है? जैसे जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको उससे क्या मिलता है? रिलैक्स अनुभव होता है ना। और सबसे अच्छा स्नान बोलते हैं समुद्र के अंदर जाकर के स्नान करना। क्यों? क्योंकि समुद्र जो होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, नमक होता है उसके अंदर। तब हम समुद्र में जाके तो स्नान कोई कर नहीं सकते, फिर हमारी तो मर्यादाएं भी अलग है, हम तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो अगर आप करना चाहते हो, इससे आपको अपने आप ही ये अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। जो हमारे बाल्टी का पानी होता है जिसमें आप स्नान करते हो, उसके अंदर नमक डाल लो, 1 मुट्ठी उसके अंदर नमक डाल लो, उससे स्नान करो तो आपके शरीर का डिटॉक्स हो जाता है। जो भी नमक जो है चीज़ों को साफ करता है, गंदगी को भी साफ करता है। या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले अपने शरीर के ऊपर नमक लगाते हैं और फिर साफ पानी से उससे नहा लेते हैं। इससे भी वो स्क्रबिंग हो जाती है, मतलब वो दाने दाने होते हैं ना, तो इससे जितने भी हमारे ये छिद्र है, वैसे तो साबुन से नहा करके हमने उल्टा सिस्टम कर लिया है। हमको लगता है साबुन से नहाने से वो मैल निकल रहा है, लेकिन वो मैल नहीं है, वो साबुन ही निकल रही होती है। झाग हो करके वो
ऐसा ऐसा दिखता है ना मैल के जैसा, वो होती साबुन ही है। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, लेकिन समय के अनुसार सबको अपना सिस्टम तो बदलना पड़ा। तो ये वाली जो विधि है ये कोई हर दिन करने के लिए नहीं बैठ जानी है, लेकिन जब आपको कभी लगे कि तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील करना है, तो आप सप्ताह में एक दिन ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आगे है म्यूज़िक। अभी हम तो सभी बाबा के बच्चे हैं, बीके हैं, तो हमको रिलैक्स होने के लिए हम गीत ही सुनते हैं। गीत सुन के हमको अच्छा लगता है ना, गीत चला लेते हैं तो आराम मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा काम सिर्फ गीतों को सुनना ही हो गया है। गीत चलते जा रहे हैं और हम अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, म्यूज़िक का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कोई ना कोई पीछे पीछे स्लो म्यूज़िक चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ म्यूज़िक को सुनना है। जैसे डायमंड हॉल में जाते हैं, 7 बजे मुरली शुरू होती है, लेकिन 6 से लेकर के 7 बजे से 5 मिनट पहले तक, ट्रैफिक कंट्रोल के 5 मिनट पहले तक सिर्फ क्या चल रहा होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक जब चलेगा तो हमारा दिमाग अपने आप ही क्रिएटिव होगा, जो अलर्ट होकर के रहेगा। बाकियों को तो नींद आ जाएगी, लेकिन वो क्या रहेगा, क्रिएटिव होता रहेगा, अलर्ट रहेगा। तो आज पूरा दिन में यही अनुभव करने हैं, क्योंकि यही आपने मुरली के अंदर डाला है कि मुरली के पीछे भी क्या सुनने हैं, म्यूज़िक को सुनना है। तो अब धीरे धीरे कोशिश करनी है कि गीतों को करना है कम। जैसे गीत के अंदर लाइन आई, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं लेकिन मेरे साथ साथ हो, ये गीत की लाइन है। अब एक तो ये गीत चल रहा है, दूसरा ये गीत बंद होकर के केवल इस गीत का म्यूजिक चलता रहे, ट्यून चलती रहे। तो गीत अपने आप बनाएंगे हम, लाइनें याद हो गई है, या फिर कोई भी म्यूजिक उठा करके हम करेंगे तो हम अपने आप महसूस तो करें, दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर तो जाएगा कि बाबा मेरे संग संग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे साथ साथ है या नहीं है। जब तक और आवाज़ों को सुनेंगे तो खुद की अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसके लिए ये सब चीज़ें हैं। अगला है स्लीप का मतलब सोना, नींद लेना है। नींद लेने से क्या हो जाएगा, विश्राम मिलेगा। लेकिन अब विश्राम लेने के लिए सारा दिन ही सोते रहें, ऐसा नहीं है। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक, जैसे हमारे शरीर की हर चीज़ का क्लॉक बना हुआ है, दोपहर का खाना कितने बजे खाना होता है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में कहते हैं। ये टाइम होता है जब सूरज अपनी उस अवस्था, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना हुआ है ना, तो जैसे जैसे इस प्रकृति के अंदर सब कुछ होता है, वैसे वैसे इस प्रकृति के अंदर भी सब कुछ होता है। इसलिए बोलते हैं रात का खाना भी कब खा लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले, 10 बजे से पहले नहीं, सूर्यास्त से पहले। तो सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, 5:30 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, तो अगर वो ढल गया तो उसके बाद में हमारा पाचन तंत्र वो काम नहीं करेगा। इसलिए तो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कहीं पर मांस इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर अंदर में बीमारियां लग रही है, उसके कारण ऐसे होते हैं ये कारण। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो अपना सोने के टाइम को शरीर के क्लॉक के हिसाब से करना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि सो रहे हैं 12 बजे, जैसे हमारा भी सिस्टम ये बन जाता है कभी कभी, है ना, सो रहे हैं 12 बजे और उठ रहे हैं हम 4 बजे। तो ये आपको कल भी बताया था कि ये सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिनको एक अलग ही शक्ति प्राप्त हुई होती है। वो 4-5 घंटे की नींद में पूरा दिन काम कर सकते हैं और उनके शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात को सभी ध्यान से समझेंगे, जो व्यक्ति दिन में 3 बारी रोटी खा रहा है पेट भर के, और फिर 4 बारी टोली भी खा रहा है पेट भर के, मिठाइयाँ और ये सब कुछ आपके बीच बीच में, ये सब कुछ अगर कर रहा है और फिर वो 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद ले रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है। तो उसको पूरी 8 घंटे की नींद चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि अन्न को हम कम करते हैं तो नींद हमारी ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। और पूड़ियाँ खा लो आप अभी की अभी पूड़ी खा लो, तली हुई चीज़, आटा ही है, लेकिन आटे को किसके अंदर डाल दिया, तेल के अंदर डाल दिया, तो दोनों के जो केमिकल मिले वो केमिकल एल्कोहल का काम करते हैं। वैसे तो आटे के अंदर होती ही है मात्रा में, लेकिन जब वो तेल के अंदर मिलेगा तो उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी और हमको क्या आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। तो इसके लिए जिनका अन्न कम है
तो उनकी नींद कम चलेगी, जैसे योगियों की होती है। लेकिन जिनका अन्न भी बहुत है तो और उनकी नींद कम है, तो इससे आपको ये होगा, और ये होने से आपके इसके ऊपर याददाश्त के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए सोने के सिस्टम को क्या करना है, ठीक करना है। और ये सालों सालों से बिगड़ा हुआ है, तो एक दो दिन में सुन करके तो ठीक होने। और अब ये स्ट्रेस दूसरे, क्योंकि हम तो स्ट्रेस लेंगे नहीं, लेकिन हम स्ट्रेस किस पे डाल देंगे, दूसरे पे। कि हमको आज दीदी ने कहा था कि 10 बजे सो जाना है, पहले खाना खाओ 9 बजे तक, तो रसोई समेट के हम 10 बजे सोएंगे। तो उनको कुछ नहीं कहना है, काम किसको करना है, सारा मुझको करना है। तो उसके लिए खुद को अपनी कोई व्यवस्थाएं तो चेंज करनी पड़ेगी, और दूसरा खुद को कोई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगला है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अगर आपको रिलैक्स अनुभव करना है और आप चाहते हो याददाश्त शक्ति बढ़े, तो उसके लिए आपको बीच बीच में या हर दिन प्रकृति के बीच में जाना चाहिए। हम सबको ही जाना चाहिए। पार्क हैं, ये स्थान घर घर के पास में बने, इसलिए आज से थोड़े साल पहले हर घर के पास में पार्क होते थे, ये अब बने। कारण क्या है, तनाव, क्योंकि तनाव बढ़ गया है, और ये चीज़ें ही हैं जो तनाव को कम करेंगी। तो इसके लिए नेचर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर जा कर के आप कोई ना कोई आवाज़ों को सुनो। म्यूज़िक ऑटोमेटिक ही वहाँ पर बैकग्राउंड का चल रहा होता है, पत्ते हिल रहे होते हैं, चिड़ियाएँ चल रही होती हैं, ऑटोमेटिक ही वहाँ पर एक साउंड होता है। तो आपको चलते चलते अपने आप ही क्या महसूस होगा, और अगर नंगे पाँव चलोगे घास के ऊपर तो और ही अच्छा लगेगा। तो ये कुछ विधियाँ हैं। और इसके अंदर क्या है, नेचर के अंदर, कि 101 एक भाई ने एक किताब के अंदर लिखा, विदेश के भाई ने, कि अगर आप एक नेचर के अंदर जाएंगे तो कम से कम 135 आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। जैसे अभी एक म्यूज़िक है, मैं आपको ये म्यूज़िक सुनाती हूँ। इस म्यूज़िक को सुनते हुए आपको उसमें भेजूंगी, ग्रुप में भेजूंगी आज, और वहाँ पर आप देखना, सुनना पहले ध्यान से, और फिर सुनते हुए बाद में लिखना कि आपको कितनी आवाज़ें सुनाई दी। उसके अंदर ड्रम की भी आवाज़ है, उसके अंदर ताली की भी आवाज़ है, बहुत सारी आवाज़ें हैं वहाँ पे। अगला है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, जब कोई बच्चा कोई परीक्षा देने के लिए जाता है इंटरव्यू में, और उसको घबराहट होने लग जाती है या कुछ भी होने लग जाता है, तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है, वो सबसे पहले क्या बोलता है कि पानी पियो पहले आप। तो पानी पीने से भी क्या होता है, हमारे दिमाग को रिलैक्स मिलता है। और जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं तो उस समय उनको क्या बोलते हैं कि पानी पी लो हाथों हाथ। इससे, और ये सच्ची बातें हैं, ये करने से पानी जैसे ठंडा होता है तो हमारे दिमाग की हालत भी ठंडी हो जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर। फिर है एक्सरसाइज, कोई बात नहीं। फिर है एक्सरसाइज का मतलब हम सबको पता है, हम में से कौन करता है? तो अभी कभी कभार को हमको कहाँ लेके आना है। जब हमने ये भट्टी की थी तो भाई जी ने पनिशमेंट दी थी, जिनका बफेलो जोन 1 घंटे से ज़्यादा है, 1 घंटे से ज़्यादा वो व्यर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं ना, तो उन्होंने यही पनिशमेंट दी थी कि आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, जिनका बफेलो जोन 1 घंटे से ज़्यादा है। तो ये करने से क्या होगा, याददाश्त के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और बुढ़ापे में हमको अपनी याददाश्त कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, चीज़ों को भूलने वाली चाहिए तो नहीं चाहिए, तो अच्छी चाहिए। फिर है ब्रेन की एक्सरसाइज। आपको उस दिन एक एक्सरसाइज बताई थी ब्रेन की, वो करो जरा। मैं तो थोड़ा ऊपर करूँगी, आप ऐसे नीचे की तरफ ही कर लो। करती हूँ मैं, एक बार करो फिर। चार्ज नहीं होगा, हटा दो। ये चार्जर निकाल दो पिंकी ने, ऊपर से निकालो पॉइंट। ठीक है, ये हो गई एक एक्टिविटी। ब्रेन एक्सरसाइज की दूसरी एक्सरसाइज है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो अपने। ये कितनी अंगुली है, और ये 1, ये 5 है और ये 1 है। ठीक है, करो दोनों अंगुलियों को ऐसा, दोनों हाथों को ऐसा करो, 1 में 5, 1 में 1।
किस में भी ऐसे ऐसे क्या किया है, सीधा करो। यूं हाँ यूँ सीधा करो, जैसे मैंने आपके सामने सीधा किया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला ही 5 करना है, ये करना है, जो आपको अच्छा लगता है वही कर लो। एक को 5 कर लिया, एक को 1 कर लिया। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। इसको 5, इसको 1। अब इसको 1, इसको 5, ठीक है। इसको 5, इसको 1, बस। अब इसको करते जाओ, चेंज चेंज चेंज। ये क्या हो रहा है, नारद मुनि बन गए। चेंज चेंज 5 और ये है 1। 1 को 5, 5 को 1, 1 को 5, 5 को 1, 1 को 5, 5 को 1 करो। चेंज चेंज चेंज। सुनीता बहन चेंज करो, ऐसे आप तो रुक गए। इसको बदलना भी है, बदलना है, बदलना है। चेंज धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी। धीरे धीरे होएगी। यही मैं आपको कहती हूँ कि ये क्या है, आज आपको ब्रेन की दूसरी एक्टिविटी बताई है। अगर ये चीज़ें आप करोगे तो ब्रेन को एक साथ में 2 चीज़ें याद रखने की आदत हो जाएगी। ये मैं आपको 3 दिन से लगातार बता रही हूँ कि जो भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये हर एक पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई ऊंची पढ़ाई है, जो भी ये चाहते हैं कि हमारे इनका दिमाग पढ़ाई में तेज हो, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो उनको ये एक्सरसाइज करानी बहुत आसान हो जाएगा। उनके साथ ही बैठ करके करो, क्योंकि आप भी पढ़ाई पढ़ रहे हो और उनकी भी पढ़ाई चल रही है। ब्रेन एक्सरसाइज। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, शुक्रिया का भाव। आपको एक 2-3 दिन पहले एक उदाहरण सुनाया था कि पनघट कुएं के अंदर 2 बाल्टी है। एक बाल्टी हमेशा ही शिकायत करती रहती है कि ये भी कोई ज़िंदगी है बहन, कि भरो और खाली हो जाओ, भरो और खाली हो जाओ, भरो और खाली हो जाओ। दूसरी बाल्टी कहती है कि क्या जीवन है कि जब जब खाली हो जाएंगे तब तो फिर से भर जाएंगे। आहा, जीवन हो तो ऐसा हो कि खाली होते ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी भरते जा रहे हैं। दोनों काम तो एक ही कर रही है, लेकिन एक का कौन सा भाव है, शिकायत का भाव। हर चीज़ में शिकायत, हर चीज़ में शिकायत, हर चीज़ में रोना। और दूसरा सेम वही काम कर रहा है लेकिन उसको दूसरे को क्या आ रहा है, शुक्रिया का भाव आ रहा है। शुक्रिया कि इतना भी मिला है तो कितना मिला है, इतना भी मिला है तो कितना मिल गया, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत। तो ये जो आप काम करेंगे ना माइंडफुल ईटिंग के अंदर, खाना खाते खाते क्या करना होता है, बाबा को तो याद, लेकिन पूरी देर बाबा को याद तो करते रहेंगे, इम्पॉसिबल है। तो खाना खाते खाते क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, शुक्रिया के भाव को जोड़ना होता है। हमारे पास जो एक थाली के अंदर एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी, अचार या मिर्च, जो भी चीज़ें पहुंची है, ये मेरी थाली तक पहुंचने के पीछे कितनों का हाथ है, सिर्फ मम्मी का हाथ, सिर्फ पापा का हाथ नहीं। तो किसको थैंक्स करना है, माँ को थैंक्स करना है, पिता को थैंक्स करना है, बहू को थैंक्स करना है, बेटी को थैंक्स करना है, घर के अंदर और कौन कमा करके इस रोटी को लेके आ रहा है उसको थैंक्स करते जाना है। खाना खाते जाओ, बनाने वाले को शुक्रिया, लाने वाले को शुक्रिया, कमाने वाले को भी शुक्रिया, मार्केट तक पहुंचाने वाले को भी शुक्रिया, मेरे गली के पास में जहाँ से मैंने लिया है उस भाई को भी शुक्रिया। फिर बाद में आपका ये मार्केट, मंडी, यहाँ तक जो ट्रक भर कर के आई है उनको शुक्रिया। जिन किसान भाइयों ने, भाई नहीं है, किसान भाई हैं बहुत सारे, जिन किसान भाइयों ने या उनके परिवारों ने इसको रोज पानी लगाया, उगाया, उनको भी क्या शुक्रिया। अब जो तेज दिमाग वाले, एक्स्ट्रा दिमाग वाले, वो कहेंगे तो पैसे के लिए कर रहे हैं, इनको क्या शुक्रिया। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, और ये पैसे के लिए भी करने वाले अगर छोड़ दें ये वाला काम पैसे के लिए और ये भी हमारी तरह दूसरे काम ही करने शुरू कर दें तो फिर ये चीज़ें हम तक पहुँचेंगी। संसाधन कम होने के कारण ये भी बहुत सारे हैं। तो इसके लिए क्या रखना है, ग्रेटिट्यूड का भाव। घर वाले जो भाई हैं या जो पिता हैं या जो ब्रदर हैं, इनको हमेशा शिकायत ही नहीं करते रहने, तू ये नहीं लाता, तू वो नहीं लाता, तुम ये नहीं करते, आप ये नहीं करते। लेकिन वो क्या करते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, घर की जो वाइफ है, जो पत्नी है, जो माँ है, जो बहू है या जो बेटी है, उसको शिकायतें नहीं करते रहना, लेकिन कभी उनके हाथों को उनको शुक्रिया भी करना है कि बनाती है तो हम तक रोटी आती है।
वो किस भी भाव से कर रहे हैं, लेकिन हमको अपना ग्रेटिट्यूड यहाँ पर जोड़ना है। या फिर दिन में बीच बीच में आप घर की कोई भी चीज़ को देखते हो, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चल गया तो धन्यवाद का भाव, परमात्मा को धन्यवाद, सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद, प्रकृति को भी धन्यवाद, ठीक है। पंखा चल गया तो भगवान को धन्यवाद, साइंटिस्ट को धन्यवाद, पंखा लगवाया किसने उसको धन्यवाद, बिजली का बिल भरता कौन है उसको धन्यवाद। तो धीरे धीरे हम वो वाली बाल्टी भर जाएंगे जो भरी हुई रहती है, खाली हुई और भर गई, ना कि वो वाली बाल्टी जिसको सिर्फ यही लगता है कि ये भी क्या जिंदगी है, भरते रहो और खाली होते रहो, भरते रहो और खाली होते रहो। अगला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है अपने आप के साथ कैसी बातें करना, अपने आप के साथ कैसी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना। हम अपने आप के साथ बैठ के कैसी बातें करते हैं, बहुत बारी, कब तनाव की बातें हो रही है सारी, तनाव के को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद के साथ बैठ करके बातें करो। जैसे परिस्थिति आ गई, वो तो आएगी ना, मरते दम तक आएगी, परिस्थिति आ गई और परिस्थिति के अंदर अब हम क्या हो गए हैं, अपने आप के साथ। दूसरे को तो कह रहे नहीं नहीं तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब खुद के साथ में बैठे हैं तो दुनिया भर का सारा नेगेटिव कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो उस समय सूरज भाई जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्वमान है, सूरज भाई जी कहते हैं कि मैं परिस्थिति से बहुत बड़ा हूँ। वो ऐसे बोलते हैं, वो बोलते कि खुद के साथ क्या बात करनी है कि परिस्थिति तो क्या है, इतनी सी, एकदम इतनी सी दिखाई भी नहीं दे रही है, और मैं कैसा हो गया हूँ। जैसे हनुमान चालीसा के अंदर आपने नहीं सुना कि कभी हनुमान जी इतना बड़ा रूप ले लिया और कभी जब वो लंका के अंदर प्रवेश करने लगे तो राक्षसी के आगे छोटा सा रूप लेकर के खिसक गए। तो कभी हमको कहीं कहीं से खुद को बचाने के लिए खुद को छोटा बना लो। हाँ जी, मैं नहीं हूँ इस घर की माँ, मैं नहीं हूँ इस घर का मालिक, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह के इंसान हूँ, और खिसक जाओ उस समस्या से, साइड हो जाओ। और कहीं कहीं पर हमको क्या बनना पड़ता है, मालिक बनना पड़ता है। तो परिस्थितियों के आगे क्या बन जाओ, बहुत बड़ा हूँ। परिस्थिति क्या है, छोटी है, लेकिन ये काम रोज करने पड़ते हैं, रोज की प्रैक्टिस है, अभ्यास। अर्जुन को क्या कहा, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, ठीक है जी, सेल्फ टॉक। और लास्ट है 14वां, चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब होता है मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करना। अभी आगे आने वाले दिनों में ऐसे आपको बहुत सारे मंत्र बताएंगे जो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आज हमको क्या करना है, शुरुआत अपने ही स्वमानों से करनी है। आत्मा के 7 गुण है, 7 गुण के लिए 7 स्वमान है ना। आत्मा का गुण है ज्ञान, तो इसका स्वमान है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का गुण है आनंद, तो इसका स्वमान है मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का स्वमान है शांति, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ और शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा के 7 गुण है। आज क्या करना है, यही आज के योग की विधि है, यही आज के योग की विधि है कि आज अपने स्वमानों का जाप करना है। कैसा, मंत्र की तरह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो रेंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सभ्य सावणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पापणासुनो मंगलाणम च सवेसी पठवम अवै मंगलम। हमको ये बचपन में याद करा देते हैं, तो हम मरेंगे तब भी भूलेंगे इस जन्म का। अगले में सत्युग में जाएंगे तो फिर नेचर के ही मंत्र होंगे ओरिजिनल। तो 6 साल से ये मंत्र नहीं बोलते हैं, मतलब क्योंकि अभ्यास सीधा अर्यंत तक, तीर्थंकर तक पहुंचने का हो गया, तो मंत्र को बीच में नहीं लाते। लेकिन रिलैक्स अनुभव करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, मंत्र जाप। देखो कभी कभी भक्ति के अंदर हमने ये सबने अनुभव किया है कि मंत्र जाप करते ही अपने आप एक ताकत भी आ जाती है और मन हल्का भी हो जाता है। रात को 12 बजे डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा अपने आप याद आ जाती है, कोई ना कोई अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र याद आ जाता है, कुछ भी अपने धर्म से जुड़ा। तो हमको आज क्या करनी है, योग की ये अगली विधि भी है और रिलैक्स होने का 14वां पॉइंट भी है। 7 स्वमानों को मंत्र की तरह पढ़ना है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, पूरा बोलना है। मैं
प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो। राम राम 108 बारी बोलते हैं ना, देख सुना है ना, राम 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 राम, कितना फास्ट राम बोलते राम हैं। एक, राम राम दो, राम तो राम बस ऐसे ही हमको क्या करना है, चैंटिंग करनी है। किसकी? अपने गुणों की, स्वमानों की। स्वमान तो है, लेकिन स्वमान में भी ये पहले हमारे क्या है, निज गुण है। आत्मा की अपनी अथॉरिटी है ये, आत्मा की अपनी मिल्कियत है ये। ठीक है जी। तो ये है कुछ बातें, कुछ बातें। एक इसके अंदर ज़रूरी बात थी, जैसे ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज शरीर की एक्सरसाइज है ना, बॉडी की। तो यहाँ पर हमको ऐसे कहते हैं कि खुद को शरीर समझते समझते हम इतने पक्के हो गए हैं कि हमने अपने आप को टाइट कर लिया है। मतलब कि जैसे कि ये माइक मेरा है, ये माइक मेरा है, तो जब तक ये माइक मेरा है, जब तक मैं जिंदा रहूं, तब तक बस इसको कौन यूज़ करेगा? मैं ही यूज़ करूँगा। जैसे सन्यासी का बताते हैं, एक तपस्वी योगीराज मुनि थे, तो उन्होंने 10 साल तक एक गुफा के अंदर तपस्या की। ठीक है। फिर अब स्थान चेंज करने का समय आ गया। वो 10 साल के बाद में उस गुफा से बाहर निकल करके थोड़ा विचरण करने के लिए बाहर गए प्रकृति के बीच में। तो कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, जब वो वापस उसी गुफा की ओर आए, वापस तपस्या में बैठने के लिए, तो उन्होंने देखा उनके पीछे से एक दूसरा योगी वहां पर आकर के बैठ चुका था। तो उनको अंदर में क्या फील हुआ? तनाव, कि ये तो मेरी गुफा है, मेरी गुफा के अंदर दूसरा योगी आकर के कैसे बैठ गया। तो गुफा तेरी या मेरी होती है? गुफा तो सबकी होती है, सबकी होती है। तो कहने का भाव है, घर की चीजों के अंदर हमको क्या हो गया है? एक होता है, शब्द सुना है, एक होता है गृहस्थी और एक होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब है कि ये चीज आ रही है या नहीं आ रही तो भी ठीक है, जा रही है या नहीं जा रही तो भी ठीक है। लेकिन जो गृहस्थी होगा उसको हर चीज पर क्या होगा? दुख होगा, हर चीज पर अभिमान होगा, हर चीज पर। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है। ये आज का स्वमान भी है। चलते हैं आज के स्वमानों की ओर। 5 स्वमान आज के। पहला तो यही है कि मैं ट्रस्टी हूँ। पहला स्वमान यही है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी हूँ के बीच में क्या याद रखेंगे? ये देखो, ये फोटो ग्रुप में आ जाएगी। वैसे इसने एक डाली को पकड़ा हुआ है, लेकिन इसको इससे इतना अटैचमेंट हो गया कि ये अटैचमेंट के भाव उस पत्ते में भी, डाली के पत्तों में चले गए हैं और पत्तों ने इसका हाथ पकड़ लिया है। तो मतलब अगर खुद को ट्रस्टी नहीं समझते हैं तो फिर ऐसी पकड़ रहती है, और खुद को ट्रस्टी समझते हैं तो सब कुछ जैसे कि मेरे हाथ से छूटा ही हुआ है। काम होए तो भी अच्छा, नुकसान होए ना होए जो भी है, लेकिन उसके लिए मेरी जिम्मेवारी क्या है? वो करना, किया और फिर क्या हो जाना? न्यारे हो जाना, न्यारा और प्यारा। तो मैं ट्रस्टी हूँ। मैं जहान का नूर हूँ। जहान का नूर हूँ का मतलब, जैसे कि एक सूर्य है, सूरज का फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज जब उगता है तो सबके जीवन में क्या आ जाती है? रोशनी। और कहते हैं कि सूरज उम्मीद का प्रतीक है, कि सूरज आया तो मतलब नई उम्मीद आ गई, कि नया दिन, नया नया सब कुछ होगा। ठीक है। मैं जहान का नूर हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ज्वालामुखी आत्मा हूँ। ये ज्वालामुखी का चित्र याद आ जाएगा। मैं ज्वालामुखी आत्मा हूँ। मैं डबल अहिंसक हूँ। अब इस चित्र में क्या दिखाई देता है कि एक है जिसको हिंसा है, दूसरा है जो अहिंसक है। एक है जो लड़ाई के लिए तैयारी खड़ा है, लेकिन दूसरा है वो शांत है, और उसके शांत स्वभाव ने उस लड़ाई को, इस विरोध को, उस झगड़े को वहीं पर ही क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो मैं डबल अहिंसक हूँ। और अगला है, मैं डबल ताजधारी हूँ। तो ये सत्युगी प्रिंस का चित्र है, जिसके सिर पे ये ताज भी है और पीछे लाइट का ताज भी है। तो मैं डबल ताजधारी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं डबल अहिंसक हूँ, मैं जहान का नूर हूँ और मैं ज्वालामुखी हूँ। ठीक है जी। ये आज के 5 स्वमान हो गए। मुरली का तरीका आपको बता दिया है कि मुरली को
देखना भी है, पिक्चर भी बनानी है, लेकिन साथ में एक चीज़ ऐड करनी है, वो क्या है? म्यूजिक। पीछे पीछे कुछ हर एक जगह पर, शांति स्तंभ पर अलग म्यूजिक है, हिस्ट्री हॉल में अलग म्यूजिक है, तो उदाहरण आपको दे ही दिया, आप उसे समझ जाओगे। योग की विधि क्या है आज की? मंत्र जाप करना। क्या मंत्र जाप करना है? 7 गुणों का मंत्र जाप करना। ठीक है जी, यही आज की योग विधि है। और लास्ट में इसको डबल अंडरलाइन करना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना कि कितना समय वेस्ट किया। और समय वेस्ट करने का मतलब हमेशा बोल के समय वेस्ट नहीं होता, कुछ देख के समय वेस्ट नहीं होता, कुछ सुन के नहीं होता। कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा चलता है ये भी क्या है? समय वेस्ट है। मीडिया पर जो देख रहे हैं वो भी समय वेस्ट है। एक्स्ट्रा खाने में, एक्स्ट्रा बनाने में, एक्स्ट्रा सोने में जो समय जा रहा है वो भी टाइम वेस्ट है। उसको सबको बफेलो जोन में डालना है आपको। ठीक है, तो ये होमवर्क सबको मिल गया है। स्वमान, 5 स्वमानों का अभ्यास करना है। योग की विधि आपको मिल गई है। मुरली आज आप सुनेंगे, लेकिन घर जाकर के आपको हर एक हैंगर पर एक पॉइंट को डालना है और उसके पीछे म्यूजिक क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो वो भी अगर लिखना चाहो तो लिखना ही चाहिए, लिख सकते हो। और फिर चौथा है बफेलो जोन। ठीक है जी, और ये सभी आपको क्या बता दी है? ये बड़ा काम की चीज़ें आपको मिली है, इससे हमारी क्या होगी? मेमोरी शार्प होगी। तो लास्ट में फिर से वही बात रिपीट कर देती हूँ। अगर हम चाहते हैं कि बुढ़ापा, जिनकी याददाश्त अभी तेज है, बहुत अच्छी बात है। जिनको लगता है बुढ़ापा आते आते मेरी याददाश्त शक्ति कम ना होने लग जाए, तो उनको अभी से ये कुछ अभ्यास शुरू कर लेने चाहिए। इससे तनाव कम होता है, रिलैक्स अनुभव होता है, और तनाव कम होता है तो अपने आप ही याददाश्त शक्ति बढ़ती है। और तनाव जब आता है तब याददाश्त शक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। आधों से ज़्यादा के, तो फिर से वही बात रिपीट कर देती हूँ, तनाव लेते नहीं हैं, तनाव देते हैं। उनकी याददाश्त शक्ति पर कोई प्रभाव, उनकी याददाश्त शक्ति बुढ़ापे में भी बहुत तेज रहेगी, क्योंकि उन्होंने तनाव लिया नहीं है, उन्होंने केवल तनाव दिया ही है। लेकिन हमको कैसी